Hello, Standard 9. Now, how did Newton guess the inverse square rule? तो न्यूटन ने इन्वर्स स्क्वायर रूल कैसे गेस किया? देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट इंटरेस्ट इन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स के अंदर में के बारे में जानने के लिए सबको पहले से ही बहुत ही इंटरेस्ट था। By the 16th century, a lot of data on the motion of planets had been collected, right? तो 16th सेंचुरी में मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए गए, हैड बीन कलेक्टेड बाय मैनी एस्ट्रोनॉमर्स, राइट? किसने कलेक्ट किए? मैनी एस्ट्रोनॉमर्स ने मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में डेटा कलेक्ट किया, मतलब उसकी जानकारी कलेक्ट की। बेस्ड ऑन दिस डेटा जॉन्स केपलर डिराइव्ड 3 लॉज, और ये डेटा के ऊपर से जॉन्स केपलर ने 3 लॉज डिराइव किए, विच गवर्न द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, राइट? जो 3 लॉज हैं वो मोशन ऑफ प्लैनेट्स को गवर्न करते हैं। दीज आर कॉल्ड केपलर्स लॉज, और उसको हम क्या बोलते हैं? केपलर्स लॉ बोलते हैं। दीज आर द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स, राइट? तो प्लैनेट की जो घूमने की पाथ है वो इलिप्स है, विथ द सन एट वन ऑफ द फोकाई, राइट? मतलब सन के रिस्पेक्ट में सारे प्लैनेट इलिप्स शेप में घूमते हैं, बराबर। कोई भी एक उसका फोकाई होगा, फोकस होगा, एज सोन इन द फिगर गिवन बिलो, राइट? यहाँ पर बताया है बीच में वो सन है और आजू बाजू में सारे प्लैनेट्स ऐसे घूम रहे हैं अलग अलग फोकाई में। इन दिस फिगर ओ इज़ द पोजिशन ऑफ द सन, राइट? ओ क्या बताया गया इसमें? सन है, राइट? ओ इज सन। द लाइन joining the planet and the sun sweep equal areas in equal intervals of time, राइट? जो सन को ज्वाइन करती है प्लैनेट्स के साथ, वो क्या बता रही है? लाइन joining the planet and the sun sweep equal area in equal intervals of time. Thus, if the time of interval from A to B is the same as that of from C to D, right? Time of interval from A to B is the same as that from C to D, then the areas of AOB and OCD are equal, right? मतलब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगता है और यहाँ से यहाँ जाने में अगर टाइम इक्वल लगता है तो AOB का एरिया और COD का एरिया इक्वल होगा, ओके? द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस of a planet from sun is proportional to the square of its orbital period t, or r cube by t square is equal to constant. It is important to note that Kepler could not give a theory to explain the motion of planets, right? केपलर ने थियरी मोशन ऑफ प्लैनेट्स की थियरी दे नहीं पाया। It was Newton who showed that the cause of the planetary motion is the gravitational force that sun exerts on them. तो न्यूटन इसमें सक्सेस हुआ था प्लैनेट्स का मोशन समझाने में, राइट? उसने समझाया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन और प्लैनेट्स एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं, राइट? और उनका मोशन होता है सन के आसपास। सन का फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन यूज्ड द थर्ड लॉ ऑफ केपलर टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूटन ने केपलर का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो था
राइट, वो यूज़ किया जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो उसने कैलकुलेट किया। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज वीकन बाय डिस्टेंस। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वो कम होता जाता है। सिंपल आर्ग्यूमेंट गोज लाइक दिस, बराबर। तो एक सिंपल आर्गुमेंट ऐसे लगती है, वी कैन एज्यूम दैट द प्लानिटरी ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। ओके, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि प्लानिटरी ऑर्बिट्स सर्कुलर है। सपोज द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज वी एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज आर, बराबर। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वी है और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज आर है। देन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑर्बिटिंग प्लानिट इज गिवन बाय एफ वेरीज वी स्क्वायर बाई टी। ओके, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला मिलेगी, फोर्स वी स्क्वायर अपॉन टी के वेरीज होगा, राइट। मतलब जितना वी स्क्वायर होगा वेलोसिटी और अपॉन में दोनों का रेडियस, राइट। आर मतलब रेडियस है ना, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ओके, एक वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर। इफ टी डिनोट्स द पीरियड then v is equal to 2 pi r by t, right? So v square varies r square by t square. We can rewrite this as v square varies 1 upon r into r cube by t square. Since r cube by t square is constant by Kepler's third law, right? तो r cube by t square क्या है, constant by Kepler's third law है। we have v square varies 1 upon r. Combining this with f varies v square by r, we get f varies 1 upon r square। ओके, तो सबका कॉम्बिनेशन किया हमने और हमें ये मिला f वेरीज 1 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।